हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम आज सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। रेड ब्लड सेल्स क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द होती है, लेकिन न्यूक्लियस इस पे नहीं होता है, लैक्स न्यूक्लियस। ठीक है, ए न्यूक्लिएटेड। इस कंडीशन को हम ए न्यूक्लिएटेड, जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम ए न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पिगमेंटेड ग्रैन्युल्स होते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कलर्ड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो 90% ऑफ आरबीसी का वेट होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और आरबीसी का कलर भी क्या होता है? रेड कलर होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, और आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। दैट मीन्स आफ्टर द साइकिल ऑफ 120 डेज ईच आरबीसी गेट्स डिस्ट्रक्टेड। हर कोई आरबीसी 120 दिन के बाद डिस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है, फिर वो स्प्लीन में चले जाती है, वो हम उसके बाद में पढ़ेंगे। तो आरबीसी का साइज़ क्या होता है? डायमीटर इसका 7.2 माइक्रॉन्स होता है और थिकनेस इसकी पेरिफ्री पे 2 माइक्रॉन्स होती है और सेंटर पे 1 माइक्रॉन होती है। पेरिफ्री पे अलग थिकनेस और सेंटर पे अलग थिकनेस क्यों होती है? क्योंकि इसकी शेप बाइकनकेव होती है। जो सेंटर में थोड़ी सी उसकी डायमीटर कम होती है और पेरिफ्री पे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया 120 से 140 माइक्रॉन्स होता है और वॉल्यूम 80 से होता है। ठीक है, और शेप इसकी क्या होती है? वो सर्कुलर बाइकनकेव डिस्क की तरह होती है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, इस साइड से भी कॉनकेव और इस साइड से भी कनकेव है, तो बाइकनकेव डिस्क की तरह इसकी शेप होती है आरबीसी की। तो ये बाइकनकेविटी क्या करती है? ये आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जब इसको छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू गुजरना पड़ता है तो तो उनमें इजीली पास करने के लिए बाइकनकेविटी से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर हम आरबीसीज की नॉर्मल काउंट्स की बात करें, एट बर्थ जो नियोनेट्स होते हैं उनमें 6 to 7 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं। अडल्ट मेल्स में 5 to 6.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसीज होती हैं और एवरेज काउंट उनका 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। और फीमेल्स में 4.5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम इसका काउंट आरबीसीज का काउंट होता है, जो जिनका एवरेज काउंट 4.8 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम होता है। तो जब आरबीसी इंक्रीज्ड काउंट ऑफ आरबीसीज इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। जब आरबीसीज का काउंट नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। या जब आरबीसी का काउंट या हीमोग्लोबिन का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है या दोनों का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आया? जब आरबीसी का काउंट या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है या दोनों एक साथ कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। इसके बाद हम जानेंगे आरबीसीज की फॉर्मेशन जानेंगे। उससे पहले हमें हीमोपोइसिस के बारे में जानना होगा। ठीक है, हीमोपोइसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये दो वर्ड्स का, हीमोपोइसिस दो टर्म्स का बना है। हीमो ही मीन्स ब्लड, पोइसिस मीन्स सिंथेसिस। दैट मीन्स हीमोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जिस तरह आरबीसीज, अगर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं और फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे साइट्स ऑफ हीमोपोइसिस। कहाँ कहाँ पे हीमोपोइसिस, किन किन स्टेज पे कहाँ कहाँ पे हीमोपोइसिस होती है। ड्यूरिंग फर्स्ट 2 months ऑफ जेस्टेशन इट इज़ फॉर्मड इन यॉर्क सैक। ठीक है, जब फीटस 2 मंथ से पहले पहले का होता है तो उसकी हीमोपोइसिस यॉर्क सैक में हो जाती है। फ्रॉम 3rd month ऑफ जेस्टेशन इट इज़ फॉर्मड इन लिवर एंड स्प्लीन। जब फीटस फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर लेता है 3rd month के बाद उसकी हीमोपोइसिस लिवर और स्प्लीन में हो जाती है। और फ्रॉम 20th वीक ऑफ जेस्टेशन, 20वें हफ्ते के बाद, जेस्टेशन के बाद फीटस में उसका ब्लड जो बनना स्टार्ट होता है, हीमोपोइसिस जो स्टार्ट होती है वो बोन मैरो में स्टार्ट होती है और बर्थ के टाइम पे भी वो मैच्योर होता है और बोन मैरो में ही होती है। और जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उसकी जो
एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, बोन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि हाथ पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें बनती हैं, और उनके जो एंड्स होते हैं, क्योंकि उनमें रेड बोन मैरो ज़्यादा पाया जाता है। रेड बोन मैरो एक्टिव हीमोपोइटिक होता है, यानी कि ये हीमोपोइसिस में ज़्यादा हेल्प करता है। और जो अडल्ट्स होते हैं, अडल्ट्स में स्कल में बनता है, वर्टेब्रा में बनता है, स्टर्नम जिसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं, रिब्स में, सैक्रम यानी कि टेल बोन जो होती है उसमें बनती है, पेल्विस में बनती है, और एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। और जो बड़ी साइज़ की ये बोन्स होती हैं बॉडी में, फॉर एग्जांपल टीबिया है, फीमर है, या रेडियस या अल्ना है, हैंड की, फोर आर्म की बोन्स, उनके एंड्स पे बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि उनके एंड्स में ज़्यादातर रेड बोन मैरो पाया जाता है, जिसकी वजह से हीमोपोइसिस होती है। तो हीमोपोइसिस किन चीज़ों से स्टार्ट होती है? प्रोजेनिटर सेल्स। प्रोजेनिटर सेल्स कौन सी सेल्स होती है? ये स्टेम सेल से ये हम डिराइव करते हैं, स्टेम सेल से बनती है। ये स्टेम सेल्स क्या होती है? जो ब्लड और बाकी चीज़ें, बाकी सेल्स बनाने में हेल्प करती हैं, तो उससे प्रोजेनिटर सेल्स बनती हैं। प्रोजेनिटर सेल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स के सेल सीरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। पहली जो होती है वो प्लोरिपोटेंट प्रोजेनिटर सेल होती है, जो किसी भी टाइप की ब्लड सेल को राइज दे सकते हैं, विच कैन राइज एनी सेल टाइप, ठीक है। और जो लिम्फोइड सीरीज़ होती है वो खाली लिम्फोसाइट्स बनाती है, लार्ज लिम्फोसाइट्स एज वेल एज स्मॉल लिम्फोसाइट्स। तो और जो माइलॉइड सेल्स, ये स्टेम सेल्स होती हैं, ये 3 सीरीज़ में फिर से डिवाइड हो जाती हैं। एक तो होता है ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर्स। ये ग्रैन्युलोसाइट किनको हम कहते हैं? ग्रैन्युलोसाइट जिनकी साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलस प्रेजेंट होते हैं। और मोनोसाइट्स के भी साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलस, ये मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स को बनाती हैं। और एरिथ्रॉइड सीरीज़ प्रोजेनिटर्स जो होते हैं वो आरबीसीज को बनाते हैं। और जो मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनिटर्स होते हैं वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एरिथ्रोपोइसिस के स्टेजेस कितने हैं, ठीक है। प्रोनॉर्मोब्लास्ट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से आती है, वो प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनाती है, ठीक है। प्रोनॉर्मोब्लास्ट को हम कहते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट भी, ठीक है। ये अर्लीस्ट स्टेज होता है, ये बोन मैरो में देखा जाता है। इट कैन बी सीन इन बोन मैरो, रेड बोन मैरो। और ये न्यूक्लिएटेड फेज़ होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि RBCs ए न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो पहला स्टेज होता है इसका, प्रोनॉर्मोब्लास्ट या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है। और ये जो प्रोनॉर्मोब्लास्ट फिर कन्वर्ट हो जाती है नेक्स्ट स्टेज में, जिसका नाम है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और इसको बेसोफिलिक अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट भी कह सकते हैं। यहाँ से न्यूक्लियस, इस स्टेज से न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है स्लोली। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद आता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, और इसको हम पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। पॉलीक्रोमैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेज में, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में, हीमोग्लोबिन अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है सेल में, तो इसीलिए हम इसको पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। तो पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट या इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट फिर कन्वर्ट हो जाती है लेट नॉर्मोब्लास्ट में, जिसको हम ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। ये लास्ट न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज होता है। इस स्टेज के बाद न्यूक्लियस पूरा ख़त्म हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, और इसका जो सेल साइज़ रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट कन्वर्ट होती है अनदर स्टेज में, जिसको हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। रेटिकुलोसाइट क्या है? ये लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBCs है। इसको हम एज यंग RBC भी कहते हैं, ठीक है। यही रेटिकुलोसाइट फिर कन्वर्ट होके फिर RBC में बन जाती है। और रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका साइज स्लाइट लार्जर होता है RBC से, ठीक है। रेटिकुलोसाइट डेवलप्स इनटू ए मैच्योर RBC। फिर यही रेटिकुलोसाइट एक मैच्योर RBC में नेक्स्ट स्टेज में बनती है, ठीक है बच्चों। अब जो ये सारी प्रोसेस थी, एरिथ्रोपोइसिस की जो सारी प्रोसेस थी, इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस इज रेगुलेटेड बाय ए हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन।
विच इज़ सिक्रीटेड बाय, जिसको कौन सिक्रीट करता है, जो किडनी में सिक्रीट होता है। अब किडनी में पर्टिकुलरली कहाँ पे सिक्रीट होता है, किडनी में का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसमें एक apparatus होता है जिसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus कहते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus से एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होता है, जिससे होल एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ RBCs रेगुलेट होती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो आपकी क्लासमेट्स हैं या बैचमेट्स हैं जो उनके साथ शेयर कीजिए। और नई नई वीडियोस एनाटमी के रिलेटेड, या इसके बाद हम एनाटमी के बाद उठाएंगे हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड जितने भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।